नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज हम देश की बात में बहुत सारी खबरें लेकर आएंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर क्या है कुछ ये हम आपको बता दें। कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिदायत और विकास का संदेश देने के बावजूद कैसे बाज नहीं आ रहे हैं आतंकवादी, इस पर पूरी रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे। कल नौहट्टा में हमले के बाद आज आतंकवादियों ने जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया है, जिसमें सीआरपीएफ के 6 जवानों के घायल होने की खबर है। बताएंगे हम आपको कि क्यों आतंकवादियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को बड़ा डोज देने का मौका आ गया है। उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे और यहां कई बड़े फैसले लेने के बाद अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का जनता दरबार चर्चा में है। अपनी विशेष पेशकश में सुनिए योगी जी में आज हम बात करेंगे राज्य में दम तोड़ती नदियों की और इनके हालात की पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंचे और उन नदियों की किस्मत सुधरे। बताएंगे हम दिल्ली में एमसीडी चुनाव के पहले कैसे कांग्रेस को झटका लगा है, गो हत्या के मुद्दे पर शिवसेना ने बीजेपी पर क्यों निशाना साधा है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कैसे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। भारत के व्यावसायिक जहाज को सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने क्यों अगवा किया है और क्या हालात हैं अभी, इसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। साथ में और भी बहुत कुछ होगा, बात इतिहास की हम करेंगे और साथ ही रूस के 2 मेट्रो स्टेशन पर हुए ब्लास्ट की भी करेंगे, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की अब तक मरने की खबर है और यहां 60 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। अब क्या स्थिति है इसका हम जायजा लेंगे और बात इतिहास की करेंगे। आज के दिन का क्या महत्व है इतिहास में, ये हम आपको बताएंगे और साथ ही एक बेहद नामी महिला लेखक को याद करेंगे जिनकी बॉलीवुड में भी कुछ ही फिल्म उन्होंने लिखी, लेकिन वो भी बहुत यादगार रही। तो चलिए शुरू करते हैं आज के देश की बात के सफर को। और देश की बात में इससे पहले कि हम तमाम अन्य खबरों के लिए इस घंटे की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं, वो हमारे सहयोगी और मित्र देश रूस से आ रही है। रूस के बड़े शहरों में शुमार सेंट पीटर्सबर्ग में 2 मेट्रो स्टेशन पर ब्लास्ट हुए हैं और इन धमाकों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 60 से 70 लोग अभी तक घायल हैं और धमाके के बाद कई मेट्रो स्टेशनों को खाली करा लिया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं और ऐसी आशंका है कि अन्य जगहों पर भी धमाके हो सकते हैं और रूस के हिसाब से ये आतंकवादी धमाका है। मौत कब किस रूप में आ जाए कहना मुश्किल है। तेज रफ्तार दौड़ती जिंदगी पल भर में थम जाए, इसका भी अंदाजा लगाना किसी के बस में नहीं। रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग उस वक्त थर्रा उठा जब 2 मेट्रो स्टेशनों पर जबरदस्त धमाके हुए। इन धमाकों के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और हर कोई जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। हर तरफ बिखरी लाशों के बीच कई लोग घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने में लगे थे। सेंट पीटर्सबर्ग में ये धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शहर में मौजूद थे। पुतिन ने धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना जाहिर की। धमाकों के बाद 7 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया और सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई। इससे पहले 2010 में मॉस्को के 2 मेट्रो स्टेशनों पर आत्मघाती हमले में 40 लोग मारे गए थे, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और उस हमले की जिम्मेदारी चेचन विद्रोहियों ने ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इसके बाद पूरे रूस में एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और धमाकों की जहां तक बात करें, आतंकवादी हमले की बात करें तो भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसा लगता है कि आतंकवाद से अब विश्व का कोई भी कोना अछूता नहीं है। उधर भारत के में कश्मीर में भी एक आतंकवादी घटना में जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 6 जवान घायल हो गए। पाकिस्तान और उससे जुड़े आतंकी संगठन घाटी को दहलाए रखना चाहते हैं। उनका मकसद कश्मीर को विकास से रोकना है। अपनी इसी योजना को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान लगातार यहां आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ में सीमा पर सीज फायर का भी उल्लंघन आज उसने किया है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद आतंकवादियों की इस दुस्साहस को अब शायद बर्दाश्त भारत ज्यादा दिन तक कर नहीं पाएगा।
दुनिया भर में आतंकवाद के गढ़ के रूप में जाना जाने वाला पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा है। तबाही के दरवाजे पर खड़ा पाकिस्तान भारत को तबाह और बर्बाद करने का मंसूबा पाले बैठा है। पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों ने जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के काफिले पर पाठा चौक के पास घात लगाकर हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए। हमले के बाद मौके से भागे आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। देखिए, जो मोदी साहब कह रहे हैं बिल्कुल उचित और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनका जो सोच है बिल्कुल सही डायरेक्शन में है और टेररिज्म को किस तरीके से खत्म करना है अब मोदी साहब को उस पर विचार करना पड़ेगा। पर आपको इसके लिए जो है वो एक ढंग का जिसको पॉलिसी जब बन जाएगी फिर आप उसको फिर विचार करेंगे कि टेररिज्म को किस तरीके से हटाया जाए। पाकिस्तान ने इससे पहले जम्मू कश्मीर में पुंछ के दिगवार सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से बगैर किसी उकसावे के भारतीय सीमा पर गोलाबारी शुरू की गई। इसके बाद भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीजी सेक्टर में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। मोटार के गोले, ऑटोमेटिक और स्मॉल आर्म्स का फायर जो है वो कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और इसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। तो ये दोनों चीज जो है वो ही एक कारण है, ये दोनों के कारण है कि ये सीजफायर उल्लंघन बढ़ते जा रहा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान घुसपैठ और आतंकी हमले की घटनाओं में इजाफा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा अब श्रीनगर भी आतंकियों की हिट लिस्ट में शामिल है। सेना पर आतंकी हमले की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को शांति का संदेश देते हुए पाकिस्तान को भी आतंक को प्रायोजित करने को लेकर आगाह किया था। लेकिन पिछले कुछ घंटों में जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे लग रहा है कि आतंकियों के साथ ही उनके पाकिस्तानी आकाओं को भी किसी बड़े और कड़े डोज की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में विकास की सुरंग से गुजरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के युवाओं को अमन की राह अपनाने का संदेश दिया। पीएम ने कहा कि जहां घाटी के कुछ लोग भटके हुए हैं और पत्थरबाजी करते हैं, वहीं इसी कश्मीर के कई लोग इन्हीं पत्थरों को तराश कर न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे देश की किस्मत चमका रहे हैं। पीएम का जोर इस बात पर था कि कभी पर्यटन उद्योग कश्मीर की पहचान से जुड़ा हुआ था। आज पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने इसे तहस नहस कर दिया है। मैं घाटी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। अगर टूरिज्म को बल दिया होता तो आज पूरी दुनिया कश्मीर की घाटी के चरणों में आकर के बैठी होती। ये ताकत कश्मीर की घाटी में। प्रधानमंत्री के संदेश के कुछ ही समय बाद नौहट्टा में सीआरपीएफ पर ग्रेनेड हमला सामने आया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया और कई घायल हुए। बारामुल्ला जेल से आतंकियों के पास से बरामद हुए मोबाइल फोन इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि कैसे भारत में दहशतगर्दी के लिए आतंकी अपनी पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में रहते हैं। ISI वहाँ पे है जो इनको गाइड करती रहती है और वही इनको बताती है क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। अच्छी बात यह है कि भारत की सुरक्षा एजेंसीज जो है वो इस तरह की अगर कोई बातचीत होती है वहाँ से तो उसको पकड़ लेते हैं और समझ लेते हैं और वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश हो जाती है। जिस प्रकार से जिहादी विचारधारा को वहाँ बोया गया है, उनकी पौध अभी तैयार हो चुकी है। वहाँ के जो आतंकवादी तत्व हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, अलगाववादी ताकतें हैं, उन सब के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। उसी में देश का हित है, उसी में कश्मीर के युवकों का हित है। लेकिन चिंता तब और बढ़ जाती है जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर सेना का जवान 2 जिंदा ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार हो जाता है। स्टोन पेल्टिंग करते वक्त पीछे से फायरिंग भी की जाती है, ग्रेनेड भी फेंका है। ये एक मैं कहूंगा सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज करने की कोशिश। एक तरफ जम्मू कश्मीर को जन्नत बनाने की नई कोशिश होती है तो दूसरी तरफ से आने वाली तस्वीरों से साजिश और दहशत की बू आती है।
सवाल है पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से उपजे कश्मीर के दर्द का आखिर क्या इलाज है? सचिन भाटिया, APN, नोएडा। और अब बात उत्तर प्रदेश की नई सरकार की करते हैं। कश्मीर का दर्द हमने आपको दिखाया। उत्तर प्रदेश में यदि कोई सबसे ज्यादा दुखी है तो वो है किसान। किसानों के दर्द की बात करेंगे। करीब 2 हफ्तों के इंतजार के बाद 4 अप्रैल यानी कल यूपी की योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी सरकार राज्य में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करेगी। APN के सूत्र ये बता रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी के लिए पूरा रोड मैप उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार कर लिया है। किसानों के दर्द को किस तरह से दूर किया जाए, इस पर पूरा का पूरा एक खाका तैयार किया जा चुका है और इसका ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। और कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा बिंदु यही रहेगा। यूपी के करीब 1.5 करोड़ किसानों पर लगभग 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसे एक झटके में माफ किए जाने की तैयारी लगभग की जा चुकी है। 19 मार्च को शपथ लेने के बाद सीएम योगी और उनके मंत्री लगातार एक्शन में हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एंटी रोमियो मुहिम जारी है, तो किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाने के लिए गेहूं खरीद केंद्र खोल दिए गए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि एक्शन का ये रंग योगी कैबिनेट की पहली औपचारिक बैठक से ही पहले सामने आने लगा। ये किसानों के हित में बहुत बड़ा फैसला होने वाला है और जो हम लोगों ने किसानों के लिए अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम आएंगे तो सीमांत कृषक और लघु कृषकों के जो कर्ज के बोझ से दबे हुए किसान हैं उनको हम राहत दिलाएंगे और उनके कर्जों को माफ करेंगे। इस बात की संभावना है कि कल के कैबिनेट में ये विषय लिया जाएगा। अब सत्ता संभालने के 2 हफ्ते बाद 4 अप्रैल को योगी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। तो क्या योगी कैबिनेट ने कुछ बड़े फैसले का खाका खींच लिया है, जिसके बाद अब पूरी तैयारी के साथ मंत्रिमंडल की पहली बैठक होने जा रही है? सबसे अहम सवाल है, क्या कैबिनेट की इस बैठक के एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा किसानों की कर्ज माफी का मामला? देखो पूरे होते नहीं, यहाँ तो भैया कुछ आता नहीं। हम लोग तो यहाँ मरते, कोई सुनवाई नहीं यहाँ होती। हमें लगता है उन्होंने वादा किया है तो वो पूरा करेंगे। हमको लगता है कुछ नहीं होंगे। चुनावों के दौरान बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा सबसे अहम रहा था। सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या इस पर अमल आसान होगा, लेकिन केंद्र की माने तो सरकार की तैयारी पूरी है। बैंक में सर्वे चालू है, किस बैंक से किसने कितने किसानों ने कर्जा लिया है, क्योंकि बैंक डायरेक्ट नहीं देगी। उन बैंकों का सर्वे होने के बाद कितना किस बैंक का कर्जा है वो सरकार बैंक में देगी, वो कर्जा माफ होगा। योगी सरकार किसानों की हितैषी होने के संदेश देने में जुटी है। 1 अप्रैल से 15 मई तक गेहूं खरीद केंद्र खोले रखने के फैसले पर किसानों ने भी खुशी जताई है। राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ये साफ कर चुके हैं कि सरकार की पूरी कोशिश है कि किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले, साथ ही फसल खरीद में बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त हो जाए। कानपुर से शिवा शर्मा के साथ विक्रम मिश्रा, APN, लखनऊ। और जब दर्द की बात चल रही है तो हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है, खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और उनके तमाम मंत्रियों के लिए, उनके विभागों के लिए। इस श्रृंखला में हम हर वो स्थिति परिस्थिति को सामने रखते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उन स्थितियों को सुधार दिया जाए तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा सकता है। हमने आपको इसी श्रृंखला में डॉक्टरों और अस्पतालों की स्थिति दिखाई थी कि अस्पतालों में कैसे डॉक्टर नहीं आते हैं, डॉक्टर आते भी हैं तो कैसे वो पूरी ड्यूटी नहीं करते हैं, और अस्पतालों में तमाम कई जगहों पर हमें सुविधाएं भी नहीं दिखी। मरीजों को जो दिक्कत थी वो हमने दिखाया। और आज हमने रियलिटी चेक किया है नदियों का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये श्रृंखला। सुनिए योगी जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदियों से अपना विशेष लगाव सबके सामने रख दिया है। गोमती से लेकर गंगा तक उन्होंने अपनी विचार को स्पष्ट रखा है। नदियों की सफाई को लेकर तमाम सरकारी दावों और वादों के बावजूद हकीकत लेकिन इसके ठीक उलट है। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली नदियां आज गंदगी का अंबार ढो रही हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद शहरों और कारखानों से निकला लाखों टन कचरा
इन्हीं नदियों में गिर रहा है। लेकिन इसे रोकने के लिए सभी सरकारी इंतजाम जैसे धूल चाट रहे हैं। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार न सिर्फ इनकी सफाई पर पूरा ध्यान देगी बल्कि नदियों की अविरलता को भी सुनिश्चित करेगी। देखिए उत्तर प्रदेश की नदियों का हाल और उस पर पूरा रियलिटी चेक। निजाम बदलता है, सरकारी अधिकारियों के कामकाज का तरीका भी बदलता है, लेकिन नहीं बदलते तो वो हैं हालात। गंगा और दूसरी नदियों की सफाई के नाम पर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, दोनों ने अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। आजादी के 70 सालों के बाद भी हमारी नदियां गंदगी और कचरे से लबालब हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। योजनाएं तो बड़ी बड़ी बनी, लेकिन महज कागजों में सिमट कर रह गईं। मुख्यमंत्री जी, आपने सत्ता में आते ही तमाम लोकप्रिय फैसले लिए हैं। आपने गरीबों को बिजली कम पैसे में देने का फैसला किया, बिचौलियों के बिना किसानों का गेहूं बेचना आसान कराया, सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा। अब प्रदेश की दम तोड़ती नदियां आपकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके भी अच्छे दिन जल्द आएंगे। नदियों में गंगा नदी को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अब तो सरकार ने भी इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया, लेकिन यही गंगा आज अपनी दशा पर रो रही है। कूड़ा, कचरा, मैल और यहाँ तक कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे केमिकल अपने अंदर समाहित करती हुई गंगा नदी अब गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है। इस जीवन दायिनी का सच यही है कि इससे खेतों में पहले सिंचाई होती थी, लेकिन अब इससे होने वाली सिंचाई से खेतों में जहर पैदा हो रहा है। कानपुर के माथे गंगा को सबसे अधिक प्रदूषित करने का कलंक है। गंगा में प्रतिदिन 45,000 करोड़ लीटर सीवर का पानी और औद्योगिक कचरा गिरता है। गंगा प्रदूषित होने की मुख्य वजह टैनरी फैक्ट्रियों का कचरा और इससे निकलने वाला गंदा पानी गंगा में बहाया जाता है, जिससे गंगा का पानी न तो पीने के और न ही स्नान के लायक बचा है। प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी की गंगा को साफ करने का संकल्प लिया है, लेकिन वाराणसी जाने वाली गंगा कानपुर से होकर ही जाती है, जहां उसकी स्थिति बेहद दयनीय है। जी, साफ तो नहीं रह गया पानी, क्योंकि इतना जो है पॉल्यूशन आ रहा है पानी में, फैक्ट्री है और बाकी क्या बताएं, बूचड़ खानों का भी तो खून है, नदियों में आता है। गंगा को साफ और स्वच्छ बनाने की बात काफी दशकों से की जा रही है। दावों और वादों की खूब बौछार भी हुई, लेकिन काशी की नदियों की सेहत में कोई खास सुधार नहीं हो पाया। इस समय इतना गंदगी हो गया है कि यहाँ पर नहाना, यहाँ से लेकर 80 घाट तक पूरा जितना मकान गंगोत्री बिहार में सबका सीवर इसी में आता है, जितना कूलर सब गंदगी इसी में आता है। यहाँ तो घाटों की सफाई हो रही है, लेकिन मेन जो नालियाँ हैं, एक ये नाली हो गया, एक सामने घाट है, कई नालियाँ हैं जिसपे कुछ नहीं हुआ है अभी तक। बस ये लगा दिया गया है जो कि कूड़ा को रोक रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये मेन तो ये लिक्विड है पानी जो कि मिल रहा है पानी में, जो गंदा कर रहा है कि कूड़ा क्या, कूड़ा तो बह जाएगा। हालांकि अब उम्मीदों की किरण नजर आने लगी है। केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार कठोर कदम उठाने से भी नहीं हिचक रही। शायद तभी आपके मंत्री दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की नमामि गंगे योजना जरूर कारगर साबित होगी। नमामि गंगे परियोजना पूरी काम कर रही है और जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है उसको देखेंगे। वहीं निर्मल गोमती के नाम पर भी केंद्र हो या फिर राज्य सरकार, दोनों ने लाखों रुपए खर्च किए। पिछली सरकार ने गोमती की सफाई और साजो सज्जा के लिए 1427 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे। वैसे लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट की हरियाली देखते ही बनती है। नदी किनारे बांध भी बनाए गए। गोमती तट पर लोगों को आकर्षित करने के लिए नदी फव्वारा भी लगा दिया गया, लेकिन पानी की सफाई के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार नहीं की गई, जिसके चलते समस्या जस की तस बनी हुई है। गंगा मैया निर्मल और स्वच्छ हो, सहायक नदियां जितनी हैं वो सब साफ सुथरी। गोमती का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि इस पानी में मछलियां तक जिंदा नहीं रह सकती। मुख्यमंत्री जी, लखनऊ की लाइफलाइन आपकी ओर कातर नजरों से देख रही है और अपने उद्धार की भीख मांग रही है। वहाँ पे साइडवेज में आप घास बना दो या सीमेंट करा दो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में जो मेन पर्पज़ है हमारा, वो नदी साफ रहे और यहाँ के लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिले।
यूज़ करने के लिए साफ़ पानी मिले, जिसकी वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं वो कम होंगी। जिस हिसाब से सरकार अपना नई सरकार आई है और अपना कार्य कर रही है, उस हिसाब से चीज़ें बेहतर हो रही हैं दिन ब दिन, तो आने वाले समय में हो सकता है कि चीज़ें और बेहतर हों। कुछ ऐसा ही हाल मुख्यमंत्री जी आपके गृह जनपद गोरखपुर का भी है, जहां राप्ती नदी गंदगी के अंबार के चलते सिसकियां ले रही है। वहीं मेरठ में गंगा की सहायक काली नदी घोसीपुर बूचड़खारे से निकलने वाली गंदगी का रोज शिकार होती है। काली नदी कन्नौज में गंगा से अपने पूरे प्रदूषण के साथ मिलती है। कभी जीवन दायिनी रही काली नदी प्रदूषण के कारण धीरे धीरे मेरठ का अभिशाप बनती जा रही है। चाहे कोई सी भी सरकार आए, सरकारें बदलती रही, लेकिन नदियां बद से बदतर होती चली गईं, क्योंकि पेड़ कुछ लगाएंगे फिर बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक अभियान के तौर पर अभी तक किसी भी सरकार ने समाज के साथ मिलके इस काम को नहीं लिया है। यही कारण है कि नदियां पहले से और बदतर स्थिति में होती चली जा रही है। उद्योगों से निकला 42,000 किलोलीटर और शहर से 132 MLD सीवेज वेस्टेज काली नदी में डाला जा रहा है, जिसके चलते उसके पानी में विद्युत चालकता, घुलनशील ऑक्सीजन, कार्बोनेट क्लोरोफॉर्म का अनुपात बिगड़ चुका है। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि आखिर विदेशों की तर्ज पर बायोटेक्नोलॉजी की तकनीक से नदियों को प्रदूषण मुक्त करने पर सरकार क्यों विचार नहीं करती। विदेशों में खास किस्म के बैक्टीरिया रसायनों के साथ घोलकर नदी में छोड़ा जाता है, जिससे नदियां साफ हो जाती हैं। हालांकि हमारे देश में भी बैक्टीरिया गंदगी निकालने की तकनीक पर मुंबई IIT और उज्जैन विश्वविद्यालय में भी सफल शोध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार चुप है। अब नदियों की कायाकल्प के लिए प्रदेश की जनता बड़ी उम्मीदों से आपकी ओर देख रही है मुख्यमंत्री जी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो सूबे के योगी सरकार के सामने प्रदेश को उत्तम बनाने के लिए चुनौतियां तो तमाम हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने यही सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि भ्रष्ट अफसरशाही शायद इसको करने न दे। वैसे यूपी में ईमानदार और काबिल अधिकारियों की भी कमी नहीं है, लेकिन पिछली सरकार में अफसरशाही को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हुए, उससे कहना मुश्किल है कि ऐसे अधिकारियों को साथ लेकर योगी सरकार सूबे के विकास में चार चांद लगा पाएगी या नहीं। क्योंकि पिछली सरकार में हालात ये रहे कि प्रदेश को भ्रष्ट अधिकारियों की चारागाह के तौर पर देखा जाने लगा था। यूपी गजब है। हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट अधिकारियों के चारागाह के रूप में देखा जाने लगा है। बीते सालों में जो अफसर जितना भ्रष्ट रहा, पिछली सरकार ने उसे उतने ही बड़े पद से नवाजा। स्थिति इतनी गंभीर रही कि सीबीआई जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने के बाद भी भ्रष्टों को मलाईदार पदों से नवाजा गया। पिछली सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा था कि अफसरों की काबिलियत क्या है। हाईकोर्ट को नोएडा के तत्कालीन CEO रमा रमण के बारे में पूछना पड़ गया कि आखिरकार प्रदेश सरकार उनको हटा क्यों नहीं पा रही। कुछ दिनों बाद उन्हें हटाया गया और प्रवीण कुमार को मुख्य सचिव के पद से हटाते हुए वहां भेजा गया, लेकिन सियासी दबाव के चलते वो फिर हटा दिए गए और रमा रमण को फिर उसी पद पर तैनात कर दिया गया। ऐसा ही इस वक्त भी हुआ जब सरकार ने राजीव कुमार को नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर तैनात कर दिया। चौतरफा किरकिरी के बाद और फजीहत से बचने के लिए आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार को प्रमुख सचिव नियुक्ति राजीव कुमार को उनके पद से हटाना पड़ा था। अब वो जेल में हैं। उनकी तैनाती के बारे में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार को आड़े हाथों लिया था। उसने पूछा था कि जिस अधिकारी को सीबीआई कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई हो, उसे नियुक्ति सचिव जैसे अति महत्वपूर्ण पद पर क्यों तैनात किया गया। पंधारी यादव भी सीबीआई जांच के दायरे में। ऐसे एक दागी अफसर हैं पंधारी यादव। मनरेगा घोटाले में सीबीआई ने उन्हें दोषी करार दिया। तत्कालीन सरकार ने उन्हें निलंबित तक नहीं किया, बल्कि पंधारी को पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में महत्वपूर्ण पद से नवाजा, फिर विवाद बढ़ने पर आवास विभाग का सचिव बना दिया गया। कहते हैं कि आवास विभाग के ललितपुर से गाजियाबाद तक के अहम फैसले उन्हीं की मर्जी से होते रहे। पंधारी यादव पर जिलाधिकारी रहते हुए मनरेगा के मद से 98 करोड़ का नाश्ता करने जैसे कई आरोप हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के सीईओ रह चुके आईएएस संजीव सरन और आईएएस राकेश बहादुर के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर सख्त टिप्पणी की थी। उस वक्त अदालतों के निर्देश के बाद भी सरकार उनको नोएडा प्राधिकरण से हटाने को तैयार नहीं थी। बाद में मायावती के सत्ता में आने पर दोनों को भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित किया गया, मगर अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही दोनों को फिर से नोएडा का अध्यक्ष व सीईओ बना दिया गया। वो अब भी शासन में उच्च पदों पर तैनात हैं। मायावती के शासनकाल में हुए 4,721 करोड़ के नोएडा घोटाले के आरोपी बनाए गए इन दोनों अधिकारियों को आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद जनवरी 2013 में अपने पदों से हटना पड़ा। लेकिन आज ये अधिकारी अच्छे पदों पर तैनात हैं। जिलों में जिलाधिकारी के पद पर भी ऐसे 1 दर्जन अधिकारी कलेक्टर के पदों पर तैनात हैं, जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांचें चल रही हैं। यादव सिंह प्रकरण में जगमोहन यादव का नाम भी खूब जोर शोर से उछला था। इनके ऊपर आरोप था कि सीबीसीआईडी में रहते हुए इन्होंने यादव सिंह के साथ मिलकर उनके मामलों में उन्हें क्लीन चिट दी। हालांकि अखिलेश सरकार में इन्हें इन आरोपों के बावजूद डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि फिलहाल ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनके अलावा भी कई अधिकारी कर्मचारी योगी राज में रडार पर हैं, जिनको लेकर हर विभाग के अलग अलग महकमों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए गए। लिहाजा ये देखने वाली बात होगी कि नए निजाम के क्या फैसले होते हैं और इन भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार का कितना जोर चलता है। विक्रम मिश्रा, एपीएन, लखनऊ। उधर सीएम योगी की जनता दरबार में भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग दूर दूर से अपनी फरियाद लेकर वहां पहुंच रहे हैं। इनमें काफी संख्या में मुस्लिम वर्ग के कुछ लोग भी शामिल हैं। जनता दरबार में आने वाले हर शख्स से मिलकर योगी उनकी फरियाद सुन रहे हैं और अधिकारियों को इस बारे में निर्देश भी दे रहे हैं। सहारनपुर की सबरीन ने भी मुख्यमंत्री योगी के जनता दरबार में फरियाद लगाई। उन्होंने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया और सीएम से न्याय की गुहार की। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में ट्रिपल तलाक को बड़ा मुद्दा बनाया था। बीजेपी को इसका फायदा मिला और मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट किया। इतना ही नहीं, इसकी शिकार महिलाएं अब अपनी शिकायतें लेकर सीएम योगी के जनता दरबार में भी आने लगी हैं। सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंची सबरीन नाम की महिला ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। तो अमीना खातून का दर्द भी इसके लिए कुछ ज्यादा अलग नहीं था। उसने भी अपने पति और ससुर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। सहारनपुर की रहने वाली शगुफ्ता ने ट्रिपल तलाक को लेकर पीएम मोदी और योगी को चिट्ठी लिखकर ट्रिपल तलाक खत्म करने की मांग की थी। हमको हिस्सा ये हम बच्चों को घर मांगती हूँ रहने के लिए नहीं देता है। ससुर और आदमी बोलते कहीं भी बच्चे को लेके जाओ। 4 साल से कोर्ट में मुकदमा भी चलता है। बोलते कि जाओ तुम्हारा काम होगा, कार्रवाई तुमको हिस्सा दिलवा देंगे। लखनऊ में सीएम योगी के जनता दरबार में कई फरियादी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने 10-10 के समूह में फरियादियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी से मिलने के बाद फरियादियों की उम्मीद जगी कि उन्हें न्याय मिलेगा। गोरखपुर में जिस तरह गोरखनाथ मठ में उनसे मिलने के लिए फरियादियों का जमावड़ा लगता था, अब वही तस्वीर लखनऊ के सीएम आवास में भी दिखाई दे रही है। अपनी फरियाद और शिकायतें लेकर लोग योगी से मिलने आ रहे हैं। सिराज अहमद, एपीएन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हैं और बात दिल्ली की कर लेते हैं। 23 अप्रैल को एमसीडी के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन इन चुनावों से पहले ही बीजेपी, आप और कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर संग्राम हुआ तो कांग्रेस में दरकिनार किए जाने से पुराने नेता नाराज नजर आए। इसी नाराजगी के चलते शीला सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे AK वालिया ने इस्तीफा तक दे दिया। एक तो दिल्ली में कांग्रेस की हालत वैसे ही खराब है, ऊपर से पार्टी के पुराने दिग्गजों की नाराजगी ने मुश्किल और बढ़ा दी है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं में शुमार और शीला दीक्षित कैबिनेट में मंत्री रहे AK वालिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो एक और कांग्रेसी अमरीश गौतम भी बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों ने एमसीडी चुनाव में टिकट वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया। साथ ही पार्टी में खुद को दरकिनार किए जाने पर भी नाराजगी जताई। हम लगातार जो है काम कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि जितने कैंडिडेट्स हैं उनमें भी आपसी एकता बने, जिससे कि अच्छा इलेक्शन हो सके। परंतु हर बारी नई कमेटी फॉर्म कर दी जाती है। वो कमेटी जो है हमारी ऐसे इंटरव्यू लेती है जैसे हम कोई 8th क्लास के स्टूडेंट हैं। जितना दिया उससे ज्यादा का हकदार था मैं, ये मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूँ। जो भी मंत्री बनाए गए उस समय
वो हक मेरा भी बनता था। मैं अपने सब लोगों में जो थे उनमें मैं कम नहीं था, लेकिन आज जो क्षेत्र की उपेक्षा बरती गई, क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा बरती गई, उसको कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर के, वोटर की उपेक्षा को लेकर के मैं नाराजगी मेरी रही। कांग्रेस में चल रही नाराजगी पर मुहर लगाया गया। शीला सरकार में मंत्री रहे हारून यूसुफ ने उन्होंने इस बात को माना कि पार्टी में पुराने नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने एमसीडी चुनाव में कांग्रेस की जीत की उम्मीद भी जताई। बहुत जगह पर नजरअंदाज किया गया है लोकल लीडरशिप को, चाहे डॉक्टर वालिया हो, हम हो, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया है जिसको लोकल लोगों में बड़ी नाराजगी है। इसके बावजूद भी कांग्रेस एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हम तमाम लोग मिलकर कांग्रेस को जिताने के लिए जो भी प्रयास होगा वो करेंगे। कांग्रेस में मचे सियासी घमासान पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने कहा कि पहले जनता ने कांग्रेस को नकारा, अब घर में भी बवाल शुरू हो गया है। एक कंट्रास्ट साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि उनकी पार्टी में भ्रष्टाचार है, उनके में परिवारवाद है, नेतृत्व की कमी है और कुल मिलाकर के शिथिलता है, कोई दृष्टिकोण साफ नहीं है और इस तरह लोगों का विश्वास खो रहे हैं। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन हलचल तेज रही। कांग्रेस में पुराने दिग्गज दरकिनार किए जाने से नाराज नजर आए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान दिखी। बीजेपी ने एक भी पुराने पार्षद को टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से बीजेपी दफ्तर में गहमा गहमी बनी रही। एमसीडी के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 26 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। योगेश सोमकुमार और अंबुज पांडे के साथ सुमंत कुमार, दिल्ली, एपीएन। तो कांग्रेस में कैसे उठापटक मची हुई आपने देखा। उधर बिहार के महागठबंधन में भी आरजेडी और जेडीयू के बीच संबंध तल्ख होते जा रहे हैं। जेडीयू की तरह लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव बिना किसी गठबंधन के अकेले लड़ने का फैसला ले लिया है। ऐसे में बिहार में महागठबंधन के तीनों प्रमुख दल अब दिल्ली निगम चुनाव में आमने सामने होंगे। अगर महागठबंधन में दरारें पड़ती दिख रही हैं, तो वहीं शिवसेना और बीजेपी के बीच भी तनातनी बढ़ रही है। गो हत्या को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर प्रहार किया है। शिवसेना ने बीजेपी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। संजय राउत ने कहा कि एक ओर बीजेपी गो हत्या पर रोक की बात करती है, तो दूसरी ओर खुद बीजेपी शासित राज्यों में इसका पालन नहीं हो रहा। बीजेपी और शिवसेना के बीच सियासी रिश्तों की डोर जैसे जैसे कमजोर होती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी पर शिवसेना का हमला भी बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार की नीतियों पर अक्सर सवाल उठाने वाली शिवसेना अब बीजेपी शासित राज्यों की योजनाओं और नीतियों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने में जुट गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि बीजेपी देश भर में बीफ बैन की बात करती है, जबकि मणिपुर, अरुणाचल और नागालैंड समेत कई बीजेपी शासित राज्यों में बीफ खाया जाता है और वहाँ बीफ बंद करने की हिम्मत बीजेपी में नहीं है। इस प्रकार का कानून, दोहरा कानून, दोहरी नीति वाला कानून नहीं होना चाहिए। पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, पूरे देश में। फिर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में अलग कानून है, मणिपुर में आपकी सरकार है, अरुणाचल में आपकी सरकार है। क्या वो जो कानून है वो हत्या विरोधी वहां लागू होगा? इस बारे में आपको देश को बताना होगा। जो कानून उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जो कानून महाराष्ट्र में चलेगा, वही कानून नॉर्थ ईस्ट में चलना चाहिए। संजय राउत ने बीफ बैन को किसानों के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र समेत पूरे देश में ऋण के बोझ तले दबे किसानों की हालत बेहद खराब है और वो अपने पशुओं तक को खिला पाने में लाचार हैं। लिहाजा उनके पास उन्हें बेचने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में, किसान ना गाय को संभाल सकता है, ना बैल सर्टेन एज के बाद वो भेज देते हैं स्लॉटर हाउस में। तो ठीक है, नहीं भेजना चाहिए। तो सरकार ने ऐसी सभी गौ माताओं की किसानों से खरीदना चाहिए और जिम्मेदारी सरकार की है। शिवसेना ने सहयोगी पार्टी बीजेपी पर गौहत्या को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का इल्जाम लगाया। शिवसेना ने गौहत्या का स्वागत किया, लेकिन इसे लागू करने के प्रयासों पर सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। देश की कुछ और खबरों को देखने के लिए देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें।
ईवीएम मशीन पर स्टैंड से हटने के लिए केजरीवाल तैयार नहीं है। एक बार फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ईवीएम में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। अरविंद केजरीवाल ने मांग की कि जो मशीन भिंड में पकड़ी गई है, इसकी सारी जानकारी चुनाव आयोग पब्लिक करे। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि इस टेम्पर्ड मशीन को पब्लिक करे। हम 72 घंटे के अंदर बता देंगे कि ये ईवीएम टेम्पर्ड है। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की वर्ष 2017 की रैंकिंग सोमवार को घोषित कर दी गई। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओर से ये सूची जारी की गई है। रैंकिंग में खास बात ये रही कि काफी प्रतिष्ठित माने जाने वाले जेएनयू ओवरऑल रैंकिंग में काफी पिछड़ गया है। कभी टॉप 3 में रहने वाला जेएनयू फिलहाल 6ठे नंबर पर है। इस साल ऑल इंडिया रैंकिंग के तहत सूची तैयार की गई है। रैंकिंग में पहले नंबर पर IISc बेंगलुरु है और उसके बाद दूसरे स्थान पर IIT मद्रास। इस बार भी IIT का दबदबा रहा है। टॉप 10 में से 7 IIT शामिल है। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की है। RBI के गवर्नर उर्जित पटेल की बेसिक सैलरी में 3 गुना बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब RBI के गवर्नर को बेसिक सैलरी 2.50 लाख रुपए हो गई है। इससे पहले उनकी बेसिक सैलरी करीब 90,000 थी, जिसमें बाकी के भत्ते जोड़ने के बाद उनकी सैलरी 2 लाख से थोड़ी कम होती थी। लेकिन अब उनकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने डिप्टी गवर्नर को बेसिक सैलरी 2.25 लाख रुपए कर दी गई है। इराक में आतंकी संगठन ISIS के प्रभाव वाले इलाके में फंसे 33 भारतीय सोमवार को भारत लौटे हैं। इन लोगों को एजेंट ने नौकरी दिलाने के नाम पर इराक ले जाकर छोड़ दिया। इन लोगों ने बताया कि इराक जाकर पता लगा कि ऐसे कई भारतीय यहाँ फंसे हुए हैं। भारत लौटे 33 लोगों में से 32 तेलंगाना के हैं और एक आंध्र प्रदेश का निवासी है। ये भारतीय इराक के एरबिल में फंसे थे, जिन्हें भारतीय सरकार की मदद से निकाला गया। और आप देख रहे हैं देश की बात। हम आपको बता दें कि यदि आप भी APN से जुड़ना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि APN पर आपकी पसंद की खबरें दिखाई जाएं, तो आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करें, हमारे साथ सोशल मीडिया द्वारा जुड़ें और आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी चाहत और अपनी खबर तक हम तक भेज सकते हैं। हमारा ट्विटर अकाउंट है APN न्यूज़ इंडिया, इसे आप फॉलो करें और DM के जरिए आप अपनी पूरी प्रतिक्रिया और अपनी खबर हम तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643106027। इस पर भी आप अपना वीडियो हमसे शेयर कर सकते हैं। APN न्यूज़ इंडिया हमारा फेसबुक पेज है, इसे आप लाइक कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी भेज सकते हैं। contact@apnlive.com ये हमारा ईमेल ID है, जिससे आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं। और इन सोशल मीडिया और ईमेल ID के द्वारा आप चाहें तो APN पर क्या दिखाया जाए, कौन सी खबरें हम लें और आपके द्वारा दी गई खबरें, दोनों ही हम ज़रूर कोशिश करेंगे दिखाने की और आपके पसंद की खबर दिखाने की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मामले से जुड़ा उनका दिल्ली का फार्म हाउस अब अटैच कर दिया है। वीरभद्र के बेटे की कंपनी मैपल के नाम पर खरीदा गया यह फार्म हाउस लगभग 6 करोड़ रुपए मूल्य का है, जो महरौली इलाके में है। आरोप है कि इस फार्म हाउस को खरीदने में काले धन का इस्तेमाल किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का एक फार्म हाउस जब्त कर लिया। इस फार्म हाउस की कीमत 27 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत की है। खबरों की माने तो फार्म हाउस को वीरभद्र सिंह के बेटे के मालिकाना हक वाली कंपनी मैपल ने खरीदा था। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने विपक्ष पर साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि उनके खिलाफ बदले की राजनीति की जा रही है। Sir, regarding the complaint filed by CBI, what's your opinion regarding this? Is a political vendetta. Political vendetta. I'm not afraid of it. पिछले हफ्ते वीरभद्र सिंह के खिलाफ CBI ने आय से अधिक संपत्ति मामले में चार्जशीट दायर की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार किया था। CBI ने सितंबर 2016 को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत वीरभद्र और उनकी पत्नी प्रतिमा सिंह के खिलाफ केस दायर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस केस में पूर्व की कांग्रेस नेतृत्व की UPA सरकार में वित्त मंत्री P चिदंबरम पर आरोप लगाया गया था।
ईडी ने मामले में सील बंद रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट 2 मई को अगली सुनवाई करेगा। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ आरोपों पर सबूत मांगे थे। याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को इस मामले में 2 हफ्ते में सबूत पेश करने को कहा गया था। स्वामी ने याचिका में आरोप लगाया है कि एयरसेल मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कैबिनेट कमेटी की इजाजत के बिना ही मंजूरी दे दी, जबकि ये डील 3,500 करोड़ रुपए की थी। नियमों के मुताबिक वित्त मंत्री 600 करोड़ रुपए तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे। एयरसेल मैक्सिस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की कथित भूमिका की जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। चिदम्बरम पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी FIPB का उल्लंघन करने का आरोप है। ये डील उस वक्त विवादों के घेरे में आ गई जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उजागर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को आदेश दिया कि वो ए राजा से पहले दूरसंचार मंत्री रहे दयानिधि मारन के खिलाफ जांच करे। इस मामले के चलते मारन को अप्रैल 2011 में इस्तीफा देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। ओबीसी की 17 जातियों को आरक्षण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए इस मामले पर अब तक लगी रोक को खत्म कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निषाद, मल्लाह, केवट, मांझी, मझवार, बिंद और राजभर सहित यूपी की 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जातियों के समान सुविधाएं दिए जाने पर लगी रोक हटा ली है। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन जातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी हो चुका है उस पर अगला कदम याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों से 8 हफ्ते में जवाब भी तलब किया है। कोर्ट ने प्रमाण पत्र प्राप्त लोगों को भी पक्षकार बनाए जाने की छूट दे दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 4 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही होगी। उधर गुजरात में IPS PP पांडे को एक्सटेंशन देकर कार्यकारी DGP बनाने के मामले में अब गुजरात के कार्यकारी DGP PP पांडे तुरंत पद से मुक्त होंगे। गुजरात सरकार उन्हें दिए गए एक्सटेंशन को वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रुख देखते हुए गुजरात सरकार ने PP पांडे के तुरंत मुक्त होने के खत पर सहमति जता दी। शुरुआत में गुजरात सरकार चाहती थी कि पांडे को 30 अप्रैल तक पद पर बने रहने दिया जाए, लेकिन CGI खेहर ने कहा कि या तो सरकार कोई फैसला ले, नहीं तो कोर्ट आदेश जारी करेगा। गुजरात सरकार ने कोर्ट में बताया कि PP पांडे ने खुद ही सरकार को लिखा है कि वह पद छोड़ना चाहते हैं। सरकार चाहती थी कि वह 6 महीने तक पद पर रहें, लेकिन केंद्र ने उन्हें 30 अप्रैल तक ही एक्सटेंशन दिया है। इस केस में अभी चार्जशीट फाइल हुई है और चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं। वे गवाहों या सबूतों को प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें 30 अप्रैल को रिटायर होने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही रिटायर हो चुके हैं, यह सिर्फ एक्सटेंशन है। और अब देखते हैं लीगल टॉप 5 खबरें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 2 सरकारी बंगलों के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब ये याचिका प्रभावहीन हो गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें ये सवाल किया गया था कि गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं, और सुनवाई के किस स्तर पर किसी सांसद को अयोग्य माना जा सकता है। चीफ जस्टिस JS खेहर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि हमने पहले ही 5 न्यायाधीशों वाली ग्रीष्मकालीन अवकाश संविधान पीठ को 3 मामले सौंप दिए हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद मामले पर हरियाणा सरकार की जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कोर्ट ने रजिस्ट्री को जल्द से जल्द इस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डिक्री लागू करने के खिलाफ पंजाब के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी। योगी सरकार की अवैध बूचड़खानों पर सख्ती के बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पहुंच गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया कि 10 दिनों में बूचड़खानों के लिए जगह निर्धारित करे और 1 हफ्ते के अंदर लाइसेंस का भी नवीकरण करे। साथ ही कोर्ट ने 30 दिनों में हलफनामा जमा करने का भी आदेश दिया।
ग्रेटर नोएडा में अफ्रीकी छात्रों पर हमले के बाद अफ्रीकी देशों ने भारत सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने भारत सरकार पर हमलों की घटनाओं की कड़ी निंदा न करने का आरोप लगाया। भारत और अफ्रीका के संबंधों के लिए ये नाराजगी दूरगामी असर डाल सकती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकी देशों से भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। अफ्रीकी देशों के छात्रों पर हुए हमले को लेकर भारत की किरकिरी हुई। अफ्रीकी देशों के राजनयिकों का बयान भारत के लिए धक्का है। एक साझा बयान में अफ्रीकी राजनयिकों ने कहा कि भारत अफ्रीकियों पर हो रहे हमलों को रोकने में नाकाम रहा। हालिया हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग करते हुए डिप्लोमेट्स ने कहा कि हमलों को रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। अफ्रीकी डिप्लोमेट्स ने हाल ही में एक स्पेशल मीटिंग की और इस मामले की ह्यूमन राइट्स काउंसिल समेत कई दूसरी संस्थाओं से मामले की जांच कराए जाने और अफ्रीकन यूनियन को रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई। इस पूरे मामले पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया से भी वो नाखुश दिखे। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर खासी आलोचना होने की उम्मीद कर रहे थे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए 50 से ज्यादा अफ्रीकी देशों के राजनयिकों का दल भारत आया था। 27 मार्च को ग्रेटर नोएडा में 3 नाइजीरियाई छात्रों पर भीड़ ने हमला किया था। हमलावर 17 साल के मनीष खत्री की मौत का विरोध कर रहे थे। उनका आरोप था कि मनीष की मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई और उसे ड्रग पड़ोस में रहने वाले नाइजीरियाई युवकों ने दी। इसके बाद एक मॉल में भी अफ्रीकी मूल के छात्रों पर कुछ लोगों ने हमला किया। इस पूरे मामले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रिपोर्ट तलब की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने भारत के एक व्यावसायिक जहाज को अगवा कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह जहाज सोमालिया कोस्ट पर शनिवार को कब्जे में लिया गया। ये जहाज दुबई से बोसासो जा रहा था और इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय पूरी रिपोर्ट ले रहा है। सोमालिया के अफसर के हवाले से खबर दी कि सोमालिया में एंटी पायरेसी एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर अब्दी रजाक मोहम्मद दिदीर ने बताया कि भारत के एक व्यवसायी जहाज को अगवा कर लिया गया। इसे किनारे की ओर ले जाया गया है। घटना 1 अप्रैल की है। भारतीय जहाज में करीब 11 क्रू मेंबर थे। ये सभी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट में शिप की पहचान AI कौशर के नाम से हुई है। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग की अफसर मालिनी शंकर ने रॉयटर्स को जहाज के हाईजैक होने की खबर को सही बताया। उन्होंने कहा कि यह शिप बड़ा नहीं था, अरब में बना छोटा शिप है। इसे शनिवार को अगवा किया गया। समुद्री डाकुओं की ओर से अभी तक कोई फिरौती नहीं मांगी गई है। ड्रॉयड मैरीटाइम फर्म के CEO जीजी ब्रुक्स ने बताया कि इस छोटे शिप पर हमला यमन के सोकोट्रा आइलैंड और सोमालिया कोस्ट के बीच संकरे चैनल में हुआ। डाकू इसे उत्तरी सोमालिया की तरफ ले गए हैं। पिछले महीने ऑयल टैंक को हाईजैक किया गया था, लेकिन मरीन फोर्स ने उसे छुड़ा लिया था। सोमालिया में इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से यहां अगवा करने की घटनाओं में कमी आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठाता है तब अमेरिका अकेले ही कार्रवाई करने को तैयार है और इसे साउथ एशिया राजनीति में बड़ा दखल माना जा सकता है अमेरिका की तरफ से। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई सख्त कदम नहीं उठाता तो वह अकेले ही एक्शन लेने में झिझक नहीं दिखाएगा। ट्रंप के इस बयान की काफी अहमियत है क्योंकि कुछ दिन बाद ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के दौरे पर आने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच फ्लोरिडा के मारे-लेगो रिजॉर्ट में कई अहम मुद्दों मसलन नॉर्थ कोरिया और साउथ चाइना सी पर बात हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि चीन का नॉर्थ कोरिया पर गहरा प्रभाव है। अब ये चीन के हाथ में है कि इस मुद्दे पर अमेरिका की मदद करता है या नहीं। अगर चीन मदद करता है तो अच्छा होगा, नहीं तो अमेरिका अकेले आगे बढ़ने को तैयार है। अमेरिका बिना किसी मदद के भी उत्तर कोरिया के मसले को हल कर सकता है। हालांकि ट्रंप ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि वो इस मसले का हल कैसे करेंगे। चीन का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन सरकार पर उनका असर काफी सीमित है, लेकिन हकीकत ये है कि चीन चोरी छिपे राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक तौर पर उत्तरी कोरिया की मदद करता रहा है।
जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के रिश्ते बेहद तल्ख रहे हैं। हालिया दिनों में साउथ चाइना सी को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय टॉप 5 खबरें। प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में अपने इजरायल दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वो कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। खबर के अनुसार इस दौरे पर भारत और इजरायल के बीच 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की डील हो सकती है। इजरायल से मिसाइल ड्रोन भारत आ सकता है। यह हेरॉन TP सशस्त्र ड्रोन मिसाइल दुश्मन को ढूंढकर उसे खत्म करने में सक्षम है। साथ ही इस ड्रोन को जमीन से हवा में मार करने में महारत हासिल है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और उसके कश्मीर ऑपरेशन के इंचार्ज ज़कीउर रहमान लखवी के बीच फूट पड़ने की खबरें आ रही हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी ने कश्मीर में हिंसा को लेकर दोनों के बीच अनबन की जानकारी दी। कथित तौर पर लखवी ने अपने ज्यादातर वफादारों को POK में स्थानांतरित कर दिया। लश्कर नहीं चाहता कि कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में उसका नाम आए। हालांकि दोनों के बीच अनबन का कारण स्पष्ट नहीं है। अमेरिका के बाद सिंगापुर में काम करने की इच्छा रखने वाले भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि सिंगापुर की तरफ से उनको वीजा देने पर रोक लगा दी गई है। इसको सिंगापुर की एक चाल भी माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने आर्थिक सहयोग समझौते की समीक्षा करने की बात कही थी। उसके लिए ट्रेड पैक्ट का हवाला दिया गया, लेकिन फिलहाल उसको रोक दिया गया। व्हाइट हाउस के नवनियुक्त वरिष्ठ सलाहकार और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इराक के दौरे पर गए हैं। उनके साथ अमेरिका सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष मरीन जनरल जोसेफ डनफोर्ड भी हैं। ट्रंप प्रशासन ने जानकारी दी। कुशनर ट्रंप की बड़ी बेटी इवानका के पति हैं। और आप देख रहे हैं देश की बात। अब बात करते हैं इतिहास की। तीन अप्रैल इतिहास के पन्नों में बेहद महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। 3 अप्रैल 1680 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी की रायगढ़ में मृत्यु हुई थी। 3 अप्रैल 1914 में भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का अमृतसर में जन्म हुआ था। 3 अप्रैल 1929 में मशहूर हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था। और 3 अप्रैल 1984 में राकेश शर्मा रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। 3 अप्रैल 1987 में प्रसिद्ध साहित्यकार SH वात्स्यायन अज्ञेय का नई दिल्ली में निधन हुआ था। और 3 अप्रैल 1981 को एक और बड़े साहित्यकार का जन्म हुआ था, वो भी महिला साहित्यकार का। 3 अप्रैल 1981 में मन्नू भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। उन्होंने MA तक शिक्षा पाई और सालों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रहीं। धर्मयुग में धारावाहिक रूप से प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से लोकप्रियता प्राप्त करने वाली मन्नू भंडारी केवल साहित्य तक ही सिमटी नहीं रही, बल्कि उन्होंने बॉलीवुड में भी बेहद खूबसूरत फिल्में लिखी। उनका नाटक बिना दीवारों का घर और उपन्यास आपका बंटी हिंदी की सफलतम रचनाओं में गिनी जाते हैं। और मन्नू भंडारी को एक अलग तरह की महिला लेखक आप समझ सकते हैं, जो कि मानवीय संवेदनाओं को छूती हैं। उनकी रचना यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नाम की फिल्म काफी लोकप्रिय भी हुई थी। उसे 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। मन्नू भंडारी की कलम के जादू के साथ आज आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार।